हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो टॉपिक चला हुआ है कि हम EMRS के अंदर जो TGT-SS का सिलेबस है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कड़ी में मैंने आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और प्लेटों के बारे में बता दिया था। इससे जो अगला जो टॉपिक है वो भूकंप और ज्वालामुखी का है। ठीक है। भूकंप। आज हम भूकंप को कवर करने की कोशिश करते हैं। भूकंप का मतलब क्या होता है? अगर मैं आप लोगों को हरियाणवी में इसको बताना चाहूँ तो हरियाणा में एक बात कह रहे हैं कि भाई आ लड़ाई गया। ठीक है। और हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि जी पृथ्वी हिल रही है। तो इसको आप साधारण से शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि पृथ्वी का किन्हीं भी कारणों से कंपन आना, उसको हम भूकंप बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पृथ्वी के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं या फिर आपकी मानवीय गतिविधियां होती हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों को कंपन फील होगा। तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम भूकंप बोलते हैं। या साधारण से शब्दों में आप ये कह सकते हो कि भूकंप पृथ्वी का हिलना कहलाता है। ठीक है। और जब भी भूकंप आता है तो उस कंडीशन में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो कि सभी दिशाओं के अंदर यात्रा करती है। ठीक है। और वो जो ऊर्जा निकलती है तो उसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक है। जैसे कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको समझने के लिए सिर्फ एक बात हम जान लेते हैं कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी वो भूकंप तरंगों के द्वारा ही होती है। ठीक है। तो मेनली जो हम यहाँ पे एक चीज आप लोगों को छोटे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। एक तो पूछा जाता है भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र क्या होता है? कोई भी ऐसा स्थान जहां से किसी भी भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको भूकंप केंद्र बोलते हैं या अर्थक्वेक फोकस बोलते हैं। और उस अर्थक्वेक फोकस से बिल्कुल 90 डिग्री एंगल के ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर बिंदु होता है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं छोटे क्वेश्चन में, और जब भी बड़ा क्वेश्चन बनाओगे तो उस कंडीशन में भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जी एपिसेंटर क्या होता है या अर्थक्वेक फोकस क्या होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहां पर भी भूकंप आना प्रारंभ होता है या जहां से भी किसी भी भूकंप का उद्गम स्थल होता है उसको हम भूकंप फोकस बोलते हैं। और उसके जस्ट 90 डिग्री अबव जो धरातल के ऊपर जो बिंदु होता है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है। अब भूकंप के प्रकार क्या कौन कौन से होते हैं? पहला टेक्टोनिक भूकंप होता है। टेक्टोनिक भूकंप का मतलब क्या होता है कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर आप लोगों को तीन प्रकार की जो प्लेट की सीमाएं हैं उनके बारे में बताया था। एक डाइवर्जेंट है, एक कन्वर्जेंट है, एक ट्रांसफॉर्म्स है। ठीक है। तो क्या होता है, जब भी ये प्लेट एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं या इनका आपस में टकराव होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर कंपन महसूस होता है। तो इसको हम टेक्टोनिक भूकंप के नाम से जानते हैं। मतलब जो वो प्लेटें होती हैं, प्लेटों की रगड़ की वजह से या जो नीचे धंसती हैं या टकराती हैं उसकी वजह से जो भूकंप आता है। दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप का मतलब क्या होता है कि जो ज्वालामुखी क्या होता है जिसको हम इससे नेक्स्ट जो कल टॉपिक आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे, मगर नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि पृथ्वी के अंदर से मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है और बाहर निकलते हुए एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट की वजह से क्या होता है, आपको ऐसे पृथ्वी कंपन होती हुई प्रतीत होती है, तो जिसको हम ज्वालामुखी कंपन बोलते हैं। या आप दूसरे शब्दों में एक चीज़ बोल सकते हो कि कभी भी ऐसा होता है कि आप लोगों को, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर तो आपके इतने ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, मगर बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे जैसे कि रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर में, वहाँ पर लगातार जो आपके वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि वहाँ पर जब भी वोल्केनिक इरप्शन होगा तो वहाँ पर हमें भूकंप महसूस होगा। उसके बाद होता है कोलेप्स भूकंप। कोलेप्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी टूट फूट होती है। ये भूकंप कहाँ पर आता है? मुख्य रूप से खदानों के अंदर आता है कि जब भी कोई भी खदान के अंदर चट्टानें टूटती हैं दबाव की वजह से तो उस कंडीशन में हमें कंपन जैसा महसूस होता है। ठीक है। मान लो कि आप लोग कहीं पर हो, वहां पर आपकी कोई भी चट्टान टूट के नीचे गिर गई तो उस कंडीशन में गिरते ही वो आपको हिलता हुआ महसूस होगा। जब आप घरों के अंदर भी रहते हो तो घरों के अंदर भी कई बार क्या होता है कि आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि हाँ जी कुछ हिल गया है या कोई इस प्रकार से। ठीक है। उसके बाद है विस्फोट भूकंप। इस प्रकार के जो भूकंप होते हैं वो कृत्रिम होते हैं। वो कृत्रिम होने का रीजन क्या है कि कोई विस्फोट हो गया
विस्फोट का मतलब क्या हुआ, कोई बम फट गया, तो बम फटने की वजह से क्या होगा, आसपास के एरिया में कंपन महसूस होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार के जो भूकंप होते हैं उसको हम विस्फोटक भूकंप के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से ये चार जो आपके भूकंप के प्रकार हैं। ठीक है, भूकंप के कारण मुख्य रूप से जो सबसे पहला, जो प्लेटें एक दूसरे के संदर्भ में मूवमेंट करती हैं उसकी वजह से होता है। दूसरा क्या होता है, जो ऊर्जा अलग अलग दिशा में डायरेक्शनल मूवमेंट करती है उसकी वजह से होता है। तीसरा क्या होता है कि मुख्य रूप से जो भी भूकंप होता है वह नीचे पृथ्वी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एस्थनोस्फियर, ठीक है, सॉरी लिथोस्फियर, तो लिथोस्फियर के अंदर ही ऑलमोस्ट आपके भूकंप का फोकस मिलेगा। ठीक है, जिसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं। ठीक है, हाइपोसेंटर होता है वो लगभग 60 किलोमीटर की गहराई के ऊपर होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ऊर्जा के उत्सर्जन की वजह से क्या होता है कि वहां पर आपका एक प्रकार से आसपास के एरिया में जहां से भी ऊर्जा आ जाएगी तो वहां पर हमें भूकंप महसूस होगा। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर बिंदु जो फोकस के ठीक ऊपर होता है उसको हम एपीसेंटर बोलते हैं। ठीक है, हाइपोसेंटर और एपीसेंटर, या फोकस सेंटर या एपीसेंटर, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो ये आपके मुख्य भूकंप की कारण है। ठीक है, उसके बाद हम बॉडी वेव्स की बात करते हैं। भूकंप तरंगें दो प्रकार की होती हैं भाई, एक तो होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स कौन सी होती है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाती हैं, और सरफेस वेव क्या होती है, जब भूकंप की उत्पत्ति के बाद वो आपकी धरातल के ऊपर आती है, और जो जितना भी विनाश होता है धरातल के ऊपर वह मुख्य रूप से जो सरफेस वेव्स होती हैं उसकी वजह से सबसे ज्यादा होता है। तो हम मुख्य रूप से जो भूकंप के अंदर तरंगे उत्पन्न होती है उनको तीन भागों में बांटते हैं। नंबर एक पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, नंबर टू एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, नंबर थ्री एल वेव्स, जिसको हम लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों का छोटा क्वेश्चन आ सकता है जी लव वेव्स किसे बोलते हैं, जो एल वेव्स होते हैं उसको लव वेव्स के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका जो खोज है वो लव महोदय ने की थी। पी वेव्स की अगर हम बात करते हैं, जो पी वेव्स है वो मुख्य रूप से प्राइमरी वेव्स है जो सब सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, पी वेव्स की सबसे विशेष क्या होती है, ये एक ध्वनि तरंगे की तरह होती है। यह तीनों माध्यम में से गुजर सकती है, मतलब ठोस, तरल और गैस। मतलब अगर ये तीनों में से गुजर सकती है तो पृथ्वी के बारे में ये हमें बहुत ज्यादा जानकारी देती है। ठीक है, ये तरंगे प्रसार की दिशा के समानांतर कंपन करने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिसकी वजह से जिस भी सामग्री में से वो गुजरती है उनके घनत्व में अंतर पैदा होने की वजह से इनके अंदर क्या आता है, फ्रैक्शन आ जाता है, या इनके अंदर जो है रिफ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानकारी कर सकते हैं। ये तरंगे सामग्री को लंबा करने और संकुचित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। आपका एक डायग्राम है पी वेव शैडो जोन्स। शैडो जोन्स क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी तरंगे नहीं पहुंच पाती। ये आपका जो डायग्राम है, डायग्राम के अंदर मुख्य रूप से मैंने जो आज तो जो मटेरियल है वो एनसीईआरटी बुक से लिया है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इनकी जो गति है पी वेव्स की वो लगभग 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड के हिसाब किताब से ये आगे चलती हैं। जो आप लोगों को यहाँ पर एक बिंदु दिख रहा है, ये आपका वो है अर्थ फोकस है, अर्थक्वेक फोकस है। और यहाँ से क्या होगा, जैसे ये होगा तो ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जाएंगी। तो जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो इनकी गति के अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा। परंतु एक ऐसा जोन जहां पर यह उत्पन्न होती है वहां से 105 से लेकर 145 डिग्री तक पी वेव्स को बिल्कुल भी नोट नहीं किया जाता सिस्मोग्राफ के ऊपर। ठीक है, सिस्मोमीटर इसका मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर इसको मापा जाता है या देखा जाता है। और सिस्मोग्राफ है उन जो तरंगे होती हैं उनको उस सिस्मोग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जाता है। तो आप लोगों के सामने जो डायग्राम है, तो इस डायग्राम में आपको साफ सा दिख रहा है 105 से लेकर 145 के बीच में पी वेव्स नहीं दिखती। तो ये जो क्षेत्र होता है ये पी वेव्स का शैडो जोन कहलाता है। और जब ये कोर के अंदर जाती हैं इनकी स्पीड कम हो जाती है, और जब ये वापस मेंटल के अंदर आते हैं तो दोबारा से इनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इसके बारे में जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसके ऊपर हम ज़्यादा से डिस्कस नहीं करेंगे। एक ये सेकंड है जिसको हम आगे जो डायग्राम आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एस वेव्स। एस वेव्स क्या है, भूकंप के कुछ समय बाद पहुंचती हैं एस वेव्स, और इन्हें सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है।
इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये केवल और केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं और एक सर्टेन डेप्थ के ऊपर ये बिल्कुल लुप्त हो जाती हैं। ठीक है। एस वेव्स कंपन की दिशा तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होती हैं, जिससे इनकी संरचना सामग्री में क्रिस्ट और ट्रफ बनते हैं। जैसे कि आपको ये एस वेव्स का है। एस वेव्स जब हम कोर की तरफ जाता है तो उस कंडीशन में ये बिल्कुल भी मतलब ये विलुप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में भाई यहाँ पर हो सकता है कि जो अंदर वाला है उसके अंदर कोई भी मतलब आप ये कह सकते हो कि ठोस पदार्थ नहीं है जो आंतरिक भाग है, परंतु फिर भी इसको समझने के लिए जो 105 डिग्री से 105 डिग्री मतलब वास्तव में जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 103 डिग्री से लेकर जो आगे का पार्ट है 103 डिग्री से लेकर 103 डिग्री भी लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, 105 से लेकर 105 भी मिलेगा। तो इसके आसपास ही मिलेगा आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन वाला नहीं मिलेगा। तो जो इसका भूकंप का आप ये कह सकते हो केंद्र बिंदु होता है, वहां से 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक इसको हम ये क्या बोलते हैं, एस वेव्स का शैडो जोन बोलते हैं। शैडो जोन का मतलब वो होता है जहां पर के पृथ्वी के उस क्षेत्र के अंदर कोई भी जो आपकी भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड नहीं की जाती और ये जो क्षेत्र होता है उस 104 से लेकर 140 क्षेत्र है वो एस वेव प्राप्त नहीं करता। ठीक है। एस वेव्स का शैडो जोन पी वेव्स की तुलना में बड़ा है। एस वेव्स है 105 डिग्री के आगे नहीं मिलता। पी वेव्स का शैडो जोन है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में होता है, जबकि एस वेव्स का होता है वो आपका 105 से 105 के बीच में होता है। भूकंप के तत्काल प्रभाव क्या होते हैं, भूमि हिलती है, दूसरा भूमि निपटान में असमानता होती है, तीसरा प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी है, भूस्खलन है, मडस्लाइड है और हिमस्खलन है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तीसरी मिट्टी का तरलीकरण होता है, भूमि का लर्चिंग और विस्थापन होता है, बाढ़ और आग बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पतन होता है। एक इसमें जो थोड़ा सा रह गया है एल वेव्स के बारे में है। एल वेव्स को लव वेव्स बोलते हैं। इसको हम सरफेस वेव्स के नाम से जानते हैं। सरफेस वेव्स का मतलब क्या है कि ये सबसे लेट में जो धरातल के ऊपर आते हैं, तो इनकी स्पीड होती है 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती है और धरातल के ऊपर जो भी विनाश होता है वो मुख्य रूप से एल वेव्स की वजह से होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। रिक्टर स्केल है उसके ऊपर भूकंप के परिणाम को मापने के लिए किया जाता है और रिक्टर स्केल के ऊपर जो ऊर्जा जारी होती है उसको हम 0 से 10 के बीच में मापते हैं। और तीव्रता स्केल की अगर हम बात करते हैं, मर्कली स्केल बोलते हैं, उसका प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर जो रीडिंग ली जाती है वो आपकी 1 से 12 के बीच में ली जाती है। ठीक है। 1 बहुत ज़्यादा होता है और 12 थोड़ा सा कम होता है। तो ये आप लोगों का मुख्य जो ये चीज़ें हैं ये आप लोगों के काम की नहीं है, परंतु फिर भी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भूकंप क्या है, इसके कारण क्या है, किस प्रकार से आता है, इनका शैडो जोन क्या है, अधिकेंद्र क्या है और आपका अर्थक्वेक फोकस क्या है। तो आप लोगों को इनके बारे में पता होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके ऊपर आप लोगों का मोस्टली मेरे हिसाब किताब से छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। आप लोगों से 4 नंबर का क्वेश्चन में भी एक पूछ भी लिया जा सकता है कोई, क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा टॉपिक है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, आप लोग सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।